नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। मैं आभारी हूं कि आपने दोबारा सेवा का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, कुशीनगर में इंटरनेशनल नकली नोटों का एक ऐसा धंधा मिला है जिसके तार नेपाल तक फैले हुए हैं और समाजवादी पार्टी का नेता उसका मास्टरमाइंड। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर है और जब मिली तो मैं भी स्तब्ध रह गया। अभी तक तो यही सुनाता था कि आईएसआई नेपाल के जरिए जो हिमालयन बैंक था और पाकिस्तान का हबीब बैंक, जिन्होंने मिल करके राष्ट्रीय बैंक और हबीब बैंक ने मिलकर हिमालयन बैंक बनाया था, वो जरिया था नकली नोट के कारोबार का। 40% कमीशन पे नकली नोट चलाते थे। लेकिन जो इन्होंने अब जो कार्रवाई की है, वो छोटे छोटे स्लीपर सेल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कॉटेज इंडस्ट्री में। कॉटेज इंडस्ट्री यो नहीं कहूंगा कि जो बरामदगी हुई है, 5.5 लाख तो नकली नोट मिले हैं। 5.5 लाख अगर नकली नोट मिले हैं, आपके पास हाई एंड फ्लैशी कार्स मिली है, लग्जरी कार्स मिली हैं, आपके पास से 10 हथियार मिले हैं, कारतूस मिले हैं, नेपाली करेंसी मिली हुई है, तो इसके बाद बचा क्या? जाहिर है कि मिर्जा दिलशाद बेग, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और वहीं जाकर के मारा गया क्योंकि वो बिल्कुल आईएसआई का पिट्ठू हो गया था और वहां का डिप्टी स्पीकर तक बन गया था। तो आईएसआई का खेल ऐसा होता है कि लोगों को वर्गलाए, हिंदुस्तान में स्लीपर सेल तैयार करें। जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद अंजू जी ये कुछ चीजें नियंत्रण में थी, लेकिन अब ऐसे आपने कहा अतरसुईया प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने का मिला आपको, ये दूसरा केस पकड़ में आया। और इसी तरीके से अगर 500 अड्डे आपके यूपी में चल रहे हैं और इस तरीके से लाखों रुपए रोज बना रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना चोट पहुंचा रहे हैं। और काम के न धाम के, और आप इस तरीके से थूक थाक करके और मल त्याग करके फल की दुकान और जूस की दुकान चला सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा जिहाद यह है कि नोट छाप करके भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर अटैक करें। तो इन तमाम चीजों में देखा, अच्छा इनकी लिंक क्या है? इसमें जो है एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें संतोष इस बात का चैनल पे था, राजनीतिक दल ने इनको डिसोन कर दिया कि अगर है तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हमने कहा सजा नहीं, इनको आजीवन कारावास और यूएपीए के अंतर्गत सजा होनी चाहिए। आप जरा इनके नाम सुन लीजिए कि नाम भी जो है व्यक्तित्व की एक पहचान होती है। मोहम्मद रफी खां, कोई दिक्कत नहीं है, उर्फ बबलू खां, ये पूर्व सिमी के मेंबर रहे हैं। औरंगजेब एलियस लादेन, इस नाम पे जरा गौर कीजिए, औरंगजेब एलियस लादेन। और नौशाद, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, निजामुद्दीन, रेहान खान, हाशिम खान, सिराज अस्ती, परवेज इलाही। और असली कैश भी मिला है, 30 जिंदा कारतूस, 12 कारतूस ऐसे। सवाल ये उठता है कि आपको इतने हथियारों की जरूरत क्या थी? नेपाली करेंसी की जरूरत क्या थी? आपको इन सब उपकरणों की जरूरत क्या थी? इनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और अच्छे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ आपकी फोटोएं हैं। इसके अतिरिक्त आप पदाधिकारी भी हैं कि शायद सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उस राजनीतिक दल के, उसके आप वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और सिमी से तो आपके तार जुड़े ही हुए हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। अब देखना अंजू जी ये है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्या होती है। कार्रवाई अगर ठीक ठाक कर दी, क्योंकि प्रदेश और पुलिस तो छोड़ेगा नहीं इनको, ये तो इनको मटियामेट करके ही मानेगा। अब देखना है कि राजनीतिक दल इनको कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका भी डीएनए टेस्ट करा लो, जैसे बलात्कारी का कहा था कि डीएनए टेस्ट करा लो। कहीं कहते जब तक ये सजा नहीं पा जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक इनके चैनल एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी भी संभावना है। जिस तरीके से चट्टान की तरह आप खड़े हो जाते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं इनके नकली नोट के जरिए, आप अपने खर्चे चला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है और चिंता वाली बात है। क्या मजबूरी है आपकी, आप इन चोटों के बगल में खड़े हुए हैं? सर, आप सही कह रहे हैं कि क्या मजबूरी है इन बड़े-बड़े नेताओं की। मैं तो नाम ले रही हूँ, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश, उनके साथ इनकी तस्वीर सामने आ रही है और आप कह रहे हैं कि किसी चैनल पर समाजवादी पार्टी ने इनको डिसोन कर दिया कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करिए। हो सकता है कि अब उनको समझ में आने लगा है कि हर दूसरे दिन एक नया कांड सामने आ जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता ही इन्वॉल्व है। कितनों का बचाव करेंगे अखिलेश यादव भी? बहरहाल वो राजनीतिक जो प्रवक्ता थे, उनके अधिकृत प्रवक्ता थे, उन्होंने खुल करके इनका विरोध किया, भर्त्सना की उनका कि हमसे कोई मतलब नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उन्होंने कहा कि इनको कड़ी, हमने कहा कड़ी से कड़ी नहीं, मैं चाहूंगा इनको
और जो मलमूत्र त्याग करने वाले, इनको आजीवन कारावास होना ही चाहिए। आप लोगों ने मजाक बना रखा है। अपराधियों को संरक्षण दें, अपराधियों के जब पकड़े जाए तब उनका सहयोग और समर्थन करें, पुलिस की आलोचना करें, शासन प्रशासन की आलोचना करें, और उसके बाद जो आपके विरुद्ध बोले तो आप कहते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह हैं। अरे प्रवक्ता बन के जो था, अब मुझे या किसी को कुछ लेना होता तो अब तो बहुत देर हो गई। जिसको लेना देना होता वो पहले ही ले लिया होता। और वो भी है दूसरे, इनके ऐसे फुटपाथिया नेताओं के परामर्श की हमें जरूरत थोड़ी है। बिल्कुल। इनके ऐसे फुटपाथिया नेताओं के परामर्श में थोड़ी चलूंगा। मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, कहाँ जाना क्या नहीं जाना, इसका परामर्श मुझे आपसे तो कम से कम राजनीतिक मित्रों से तो नहीं लेना है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, आप एक तो प्रोटेक्शन देते हैं, फिर विरोध करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं। कहीं कोई मुठभेड़ हो जाए तो आप कह देंगे एसटीएफ तो स्पेशल ठाकुर फोर्स है, स्पेशल ठोको फोर्स है। आपको ये नहीं मालूम कि एसटीएफ का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, आज तक उसके 90% कन्विक्शन है। आपको ये मालूम है कि एसटीएफ ने बाहर के प्रदेशों में जाके सफल मुठभेड़ें की हैं। आपको ये मालूम है कि मानवाधिकार का उल्लंघन का एक भी प्रकरण एसटीएफ के विरुद्ध नहीं आया है। उसको आप नजर रखें, क्योंकि एसटीएफ जितने कमाऊ पूत हैं, अपराधी हैं, उनको बीन बीन करके उनको नेस्तनाबूद कर रही है। तो पीड़ा तो होगी ही जब इस तरीके के आमदनी के स्रोत और कमाऊ पूत जिन जो मटिया मेट किए जाएंगे, तो ये तो होना ही था। और अगर हो रहा है तो परिणाम अंजू जी आपके सामने है, तो वो पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके से निर्लज्जता के साथ इनका सहयोग, चाहे बलात्कारी हो, चाहे राष्ट्र विरोधी हो, और या चाहे अगर कोई मारा गया हो, उस पर जो हो रहा है, ये चीज अत्यंत आपत्तिजनक है और इसकी निंदा और भर्त्सना सर्वत्र होनी चाहिए। सर, ये जो कुशीनगर वाला मामला है, यहाँ पर भी जाहिर सी बात है अंदर सारी वो मशीनरी होगी जिससे कि नकली नोट छापे जाते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे कि प्रयागराज के मदरसे के अंदर थी। तो फिर ये एक दो जगह तो होंगी नहीं, आपने सही कहा 500 से ज्यादा ठिकाने इनके हो सकते हैं। तो यहाँ से लीड लेकर जाहिर सी बात है यूपी पुलिस तो बाकी जगहों पर भी छापेमारी की कार्रवाई करेगी और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि और कितने हैं। ये दो ही तो नहीं होंगे ना। जाहिर है, जाहिर है, आपने इनकी भावभंगिमा देखी। आपको ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक लग रहे थे कि ये एचडी क्वालिटी के प्रिंटआउट्स निकाल लें। अगर इन्होंने एचडी क्वालिटी के प्रिंटआउट्स नोटों के, करेंसी नोट्स के निकाले, तो उनकी टेक्नोलॉजी और उनके जो हैवी ड्यूटी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, हैवी ड्यूटी आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ आपके प्रिंटर्स होते हैं, और उसी तरीके की पेपर्स आदि होने चाहिए, तभी तो निकालेंगे। ये अकस्मात, और वो भी कुशीनगर में बैठ के तो नहीं कर सकता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी आई है कहीं बाहर से, इसकी टेक्नोलॉजी आई है आईएसआई से। ये हमें पूरी तरह विश्वास है कि आईएसआई प्रशिक्षित ये मॉड्यूल चला है। मदरसे वाला भी मॉड्यूल आईएसआई ट्रेंड मॉड्यूल मुझे लगता है अतरसुइया वाला। अगर दो आपको कुशीनगर और अतरसुइया में मिल गए तो ये मान के चलिए, ये संभव नहीं कि केवल यही दो हैं, लेकिन ये किसी मुकालते में न रहे, किसी गलतफहमी में न रहे। ये एक के बाद एक पूछताछ में जब ये बात आएगी, मैं तो ये भी संस्तुति करूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दे देना चाहिए, और एनआईए पूरे देश में जहां कहीं इनके मॉड्यूल चल रहे हैं उनको नेस्तनाबूद करके इनको खोद के गाड़ दे। सर, अभी आप देखें कि सुल्तानपुर में जो लूटपाट हुई, डकैती, उसको लेकर भी कितना बवाल मचा हुआ है। मंगेश यादव की मुठभेड़ को लेकर सवाल उठा रहे थे अखिलेश यादव। अभी एक दिन पहले अनुज प्रताप सिंह, उसकी भी मुठभेड़ में जान चली गई, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या फैशन सा बन गया है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी का कि हर चीज पर सवाल उठाएंगे, हर चीज पर अपराधियों की भी गिन गिन कर जात पात पर बात करेंगे। अंजू जी, अभी बड़ा हल्का हो गया है, क्योंकि जब आपको हर चीज पे आपको आलोचना करनी है, चाहे भावभंगिमा हो, चाहे रूपरेखा हो, या चाहे कदकाठी हो, इससे साफ जाहिर है कि आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं और आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। एक गरिमा और एक बात की गंभीरता जो होती है वो समाप्त हो चुकी है, और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि आपने कैसे कह दिया संवैधानिक पद पे रहते हो कि हम ठोक देंगे, तो ठोक न दे तो आपकी तरह कहें हम आपके कुत्ते से हाथ मिलाएं, या फिर जाके कहते हैं कि अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम है छोड़ दो। देश के सामने दो चित्र रखें, एक कुत्ते से हाथ मिलाते हुए और एक कहते हुए कि हाँ ठोक दो, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, कुत्ते से हाथ मिलाते हुए। आप किस चित्र का चयन करेंगे हमें बताने की जरूरत नहीं है, और पूरा प्रदेश किसका चयन करेगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
दूसरी चीज पे आ जाए, अब अगर बट ये बाहुबली नहीं मारे जाएंगे तो कौन मारा जाएगा? आपने मुठभेड़ पे पहले जो है कि आपने तो मंगेश यादव पीडीए, एक नया फैशन हो गया पीडीए। हम्म, अगर आप भारतीय कहते, जाति का इतना ज्यादा आप ताबीज बना के गली मोहल्ले में न बेचते। ये भारत संविधान से चलता है। आपके मनमाने तरीके से जातीयता का तड़का लगा करके और जातीयता का नया नया आयाम और आवरण दे करके आप अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि जो कर रहे हैं, जनता बहुत होशियार हो गई है। वो आपके गेम प्लान को समझ रही है। अगर आप इतने पीडीए के प्रेमी होते तो आप देखते कि अधिकांश जो लाभान्वित हो रहे हैं वो तो आपका परिवार लाभान्वित हो रहा है। अधिकांश टिकट, अधिकांश सांसद, अधिकांश एमएलए वही है जो इमीडिएट फैमिली के हैं। उसके बाहर देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये ईडीए पीडीए छोड़ दीजिए। अब बात आती है सुल्तानपुर के एनकाउंटर की। सबसे पहले आपने ये कहा कि ये यादव इसलिए मारा गया और बिल्कुल बेगुनाह था, उसकी तो टूटी झोपड़ी थी, कौन सी संगमरमर की दीवार थी। तो ये कहां लिखा है कि अगर झोपड़ी में कोई रहता है तो उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता है? अपराधी है वो चाहे झोपड़ी में हो या संगमरमर की दीवार की अट्टालिका में। श्री प्रकाश शुक्ला रहता था संगमरमर की अट्टालिका में और उसका मकान कोई लेने वाला नहीं था, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। तो मेरा परामर्श होगा अपने मित्रजनों से, आप पुलिस को, एसटीएफ को सेवा का मौका न दें। सेवा का मौका अगर आपने दिया तो न एसटीएफ आपको निराश करेगी न यूपी पुलिस निराश करेगी। दो बातें। तीसरी चीज, एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। अकस्मात अगर हमारे ऊपर कोई गोली चलाएगा तो गोली का जवाब न्यूनतम बल प्रयोग धारा 34 से लेकर के धारा 44 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप मुठभेड़ होती है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया नहीं जाता है, हो जाता है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, आप लोग अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में, मकानों में सेंट्रली बैठते हैं, आपको क्या मालूम कि पुलिसकर्मी किस कठिनाई के साथ अपने राइफल्स, अपनी एसएलआर्स, अपनी AK-47, अपनी नाइट विजन डिवाइसेस, ग्रेनेड फायरिंग राइफल्स, ड्रैगन लाइट्स लेके चलता है। जब जंगल की खाक छानता है, मोहल्लों की खाक छानता है, उसके बाद कहीं वो उसको मौका मिलता है कि गोलियों का आदान प्रदान होता है, एक सफल मुठभेड़ होती है। आपने ये भी देखा होगा जब इन्होंने ये बार बार कहा, उसके बाद जो दूसरा एनकाउंटर हुआ तो वो इत्तेफाक से, हालांकि जात हमें नहीं कहनी चाहिए, वो ठाकुर बिरादरी का था। मृतक के पिताजी ने कहा कि अब शायद अखिलेश जी को सांत्वना मिल गई होगी कि उनका बदला पूरा हो गया। लेकिन जात देख करके करना या जात की बात भी करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये हमारे राजनीतिक मित्रों ने शायद अब एक नया फॉर्मूला इजाद किया है कि समाज को बांट दो और जो मौका मिले उसमें बांट दो, जिससे कि उनका जो वोट बैंक है वो और ज्यादा मजबूत होता रहे। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए हम कितना और नीचे जा सकते हैं। अब अंजू जी बात हम आते हैं इस तरीके के मुठभेड़ की आलोचना करना। एक जगह आप कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक जगह आप कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद जब डीएनए टेस्ट भी आ जाता है तो कार्रवाई का न करना, और कार्रवाई में भी आपके मुंह से एक शब्द ना इन आरोपियों के बारे में उनकी भर्त्सना, निंदा या उनके ऊपर निष्कासन की कोई कार्रवाई करना, बल्कि आपको यह कहना चाहिए था इनको पार्टी से हम करते हैं बाहर और हम चाहते हैं कि पुलिस इनके ऊपर प्राथमिकता के साथ इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करे। एक शब्द नहीं, और एक शब्द हमारे शहीद पुलिसकर्मियों के ऊपर भी नहीं, जो कि मुठभेड़ों में जो शहीद हुए हैं उनके बारे में भी एक शब्द नहीं। उनकी जात, क्योंकि उसमें राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। जहां अच्छा, हमारे राजनीतिक मित्र बड़े ही कुशाग्र होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं और आपका हमारा अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वो वही समय का निवेश करते हैं जहां कुछ प्राप्ति हो, और जहां कुछ प्राप्ति नहीं, जहां कोई लाभ नहीं, वहां समय क्यों निवेश करें? ये इनकी बुद्धिमत्ता है। इसलिए पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई एक शब्द न कहो, कहीं लाभ के स्थान पे हानि न हो जाए। आप पुलिसकर्मियों के समर्थन में बोल रहे हैं, भले ही वो मर गए, वो तो मरने की ही तनख्वाह लेते हैं। दूसरी चीज आई अंजू जी, आपने जात बिरादरी को कहां कहां तक आप ले गए और किस हद तक जाकर के आपके मन मस्तिष्क में जातीयता घुस चुकी है। व्यक्तिगत जीवन में देख ले या उसके बाद भी देख ले, आपने जातीयता को आपने एक्रोनिम बनाया, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, जात बिरादरी को, जिसकी और एनकाउंटर में भी आप जात बिरादरी ढूंढ रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि जो मंगेश यादव था उनका बरामदगी कहां हुई, उसके बाद फिर चांदी बरामद हो गई, उसके बाद फिर करोड़ों का सोना बरामद हो गया। आप क्या कहें, जब बरामदगी हो गई तो वो भी फर्जी थी, वो भी पुलिस वालों ने चंदा करके लगाया था क्या? आपके सारे तर्क का जवाब यूपी पुलिस और एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई करके दिया।
कार्रवाई करके दिखाया है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एनकाउंटर किया नहीं जाता है, हो जाता है। उस वक़्त जो हालात बनते हैं, उसके हिसाब से पुलिस की टीम एक्ट करती है। लेकिन आप देखिए सवाल उठ रहा था कि अरे! वो एसटीएफ के चीफ चप्पल पहन कर क्यों गए थे? फिर सवाल उठ रहा था कि ये वाला मंगेश को तो घर से उठाकर ले गए। उसकी बहन एक टीवी चैनल पर उसकी बाइट है, वायरल हो रहे है। उसकी बहन कह रही 2 महीने से घर नहीं आया, मुंबई में रहता है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे थे कि 1 दिन पहले घर से उठाकर लाए। सर, इस तरह की टीका-टिप्पणियाँ जो पुलिस प्रशासन है, जिन जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है राज्य में, उसके मनोबल को भी तो गिराती होंगी। जब किसी का क्यों नहीं एनकाउंटर गिराते? या कोई अपराधी सर कहीं पर आ गए तो क्या हम लोग पूरे तैयार होकर जाएँगे कि नहीं, नहीं मुझे बेल्ट भी लगानी है, मुझे जूते भी पहनने हैं, ऐसे जाते हैं क्या? अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अपराधी के परिवार की बातों को शाश्वत सत्य, वेद मंत्र मान लिया आपने। बिल्कुल हुँ। समझा ये शाश्वत सत्य है, ये ब्रह्म सूत्र है। और उस ब्रह्म सूत्र में आपने ही को उसने विरोधाभास है उसके वक्तव्यों में। तो बता 2 महीने से घर नहीं आया, ये कह रहे हैं सोते हुए उठा ले गए। बातों में विरोधाभास तो है ही है। आपने पुलिस की बात को अविश्वसनीय माना और इनकी बात, जो आरोपी का परिवार है, उसको आपने शाश्वत सत्य माना। तो ये आप खुद देख लें, क्योंकि आपकी मजबूरी है अपराधियों का साथ देना। अब बात आती है चप्पल की। मैं हुँ। एक और चैनल पे था, कल था या आज था, हाँ, कल था। मैं उसपे उन्होंने कहा था चप्पल पहन के आ गए थे। तो मैंने कहा था मेजर जनरल बराड की किताब है कंसीलमेंट इन कैमोफ्लाजिंग, जो कि फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स की एक पुस्तक है। हुँ। आप जब चप्पल पल की बात करते हैं तो ददुआ के एनकाउंटर में हमारे पुलिसकर्मी कोई बैरागी बन के गया था, कोई साधु बन के गया था, कोई मूंगफली वाला बन के गया था, कोई घसियारा बन के गया था। तो आपसे पूछ के तो नहीं जाए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा। और आपकी विद्वता का प्रमाण मैं एक और पूछ लूं, आप जरा हमें कैमोफ्लाजिंग की स्पेलिंग बता दें, फिर हम समझेंगे कैमोफ्लाजिंग क्या होता है, मैं मान जाऊंगा। आपको कैमोफ्लाजिंग की स्पेलिंग तो आती नहीं। अब आप हमें व्याख्यान देंगे कि कंसीलमेंट क्या होता है, फील्ड क्राफ्ट क्या होता है, टैक्टिक्स क्या होती है, कैमोफ्लाज तुमसे पूछ के हम जाएंगे? राजनेताओं, कैसे जाना है? आपने सही कहा। अगर कभी सूचना आती है चरमपंथियों की, 2 विकल्प है। अगर मैं शूरवीर हूं तो जैसे बैठा हूं वैसे ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी कार में AK-56, AK-47, 500 राउंड, नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड सब कुछ मौजूद रहता है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेट। लेकिन अगर मैं थोड़ा, मेरे ऊपर भी राजनीति का पुट आ जाए, तो पहले मैं देखूंगा गाड़ी में हवा भरवा लो, जरा जूते पॉलिश कर दो, जरा पी कैप पे थोड़ा ड्राई क्लीन कर दो, हमारे मेडल्स वगैरह जरा चमका लो, और एक बार देख लो कि भाई रास्ता समझ लो। और इसने प्रोसेस में आपका 45 मिनट लग जाएगा। थोड़ा बिल्कुल। खाना खा ले, पता नहीं कब आप। अब आपने पूछा हाँ भाई गैंग कहां पर है, चरम पर सर गैंग तो निकल गया, अब तो पता है। हम तो, मैं इसी बात का तो इंतजार कर रहा था। मैं इसी बात का तो इंतजार कर रहा था कि कब मालूम पड़ जाए, गैंग भाग जाए, तब मैं जाऊं वहां पे। बनिस्बत इसके कि बधाई देना कि उसने ये भी नहीं समझा कि मैं जूते पहन लूं, अपनी साज सज्जा पूरी कर लूं, बुलेट प्रूफ। उसने कहा जैसे हूं वैसे ही मैं जाऊंगा। लेकिन इनकी समझ में तो ये आएगा ना, जातीयता, ठोको फोर्स, ठाकुर फोर्स, और वहां चप्पल पहन के तो आपसे पूछ के जाएंगे कि नाइकी की चप्पल पहन के जाएं। लेकिन हमें अच्छा है कि हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के चरणों पे आपकी नजर पड़ी। कुछ तो सात्विकता और कुछ तो आप भी धन्य हो जाएंगे। सर, एक दलील ये दी जा रही है 2 दिन से कि मंगेश यादव पर तो फिर भी बहुत सारे मामले थे, लेकिन अनुज प्रताप सिंह पर तो सिर्फ एक मामला था सूरत में, उसके बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो इस दलील को आप कैसे देखते हैं? ये भी राजनीतिक गलियारों से ही आ रही है। अंजू जी, ये दलील भी उतनी ही नपुंसक और अनर्गल है जितनी कोई दलील। हो सकता है एक भी केस ना हो। मैं फर्स्ट टाइमर हूं, मैं जा रहा हूं, और मैंने किसी के पुलिसकर्मी के ऊपर, मेरी गाड़ी का चालान हुआ, मैं आक्रमण कर रहा हूं, तो मेरा एनकाउंटर हो ही जाएगा। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। ये कितने केस होंगे और कौन से केस होंगे, वो पिक पॉकेटिंग का होगा, हत्या का होगा, राइटिंग का होगा, तब मेरा एनकाउंटर होगा। ये सब नेताओं की अपनी खुद स्वरचित एक रचनाएं हैं, जिसको कहते हैं चंडू खाने की। ये चंडू खाने की, ये जो जिसको दिलो दिमाग दुरुस्त हो, जिसको कानून की जरा सी जानकारी होगी, वो ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल उठा ही नहीं सकता है कि इसके ऊपर एक केस थे, इसके ऊपर 30 थे, ये ठाकुर था, ये यादव था। मैंने आपसे कहा ना, आप राजनीतिक मित्रों से कैमोफ्लेजिंग की तुम स्पेलिंग बता दो हमें, हम समझ जाएंगे तुम बड़े विद्वान हो। वास्तविकता यह है कि इनकी जानकारी का स्तर हमारे किसी कांस्टेबल के स्तर से भी लाख दर्जे नीचे है। हमारे एसटीएफ के कांस्टेबल्स अंजू जी आज एमटेक, बीटेक, एलएलएम आ रहे हैं। ये छोटे मोटे क्वालिफिकेशंस नहीं है। आप उनको कोई सॉफ्टवेयर दीजिए, 2 मिनट में आपको मास्टर करके वो जवाब दे देते हैं। राजनीतिक मित्रों को उनसे सीखना चाहिए।
ये स्तर है हमारे एसटीएफ का। सर, इन लोगों ने तो एसटीएफ में कितने ठाकुर हैं, कितने ओबीसी हैं, वो लिस्ट भी घुमा रखी है कि 21 अधिकारी हैं, उनमें से 2 ही तो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, बाकी तो सारे के सारे ठाकुर हैं। इसीलिए सरेआम ठोको फोर्स या स्पेशल ठाकुर फोर्स ये सारे नाम दे रहे हैं। आप सोचिए इससे कितना मनोबल गिरता होगा उस टीम का जो एक इस तरह के काम में लगी है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न है। अगर सर ये लोग इस तरीके से काम ना करें तो आपको तो याद होगा समाजवादी पार्टी का जब राज था उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी तब क्या कुछ होता था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी इसमें अप्रत्याशित क्या है, इनका काम आलोचना करना, क्योंकि एसटीएफ ने इनके आर्थिक साम्राज्य और इनके गिरोहों की कमर दी है तोड़। अब इनका एनिमी नंबर 1 कौन है कि जो कि इनके पूरे बैकबोन को तोड़ रहा है, वो है एसटीएफ। तो चाहे सच हो झूठ हो, आरोप लगाओ। मैंने कहा ना कि मेरा सीए था बरकत, मेरा कैंप इंचार्ज था रिजवान अहमद, शादाब रशीद खान डिप्टी एसपी जिन्होंने नाम किया, और हमारे तो मुस्लिम और सुरेश मेरा ड्राइवर अनुसूचित जाति का, बड़ा शरीफ निहायत नेक। हम लोग अगर जात धर्म का करें, जिसमें कैलिबर है, जिसमें एक क्षमता है, जिसमें एक जज्बा है कि इन लोगों को मटियामेट करने का, वो मेरे पास रह सकता है, किसी भी बिरादरी का हो। लेकिन आपको दिखाई वो पड़ेगा जो आप देखना चाहते हैं। तो अंजू जी, जब इन्होंने काला या पीला चश्मा लगा लिया है, जिसको कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, तो इनको भी सब यही सब दिखेगा, ठाकुर, ब्राह्मण, पीडीए और एलडीए और डीबीए, ये बनाते रहे एक्रोनिम। जनता साफ देख रही है कि दरअसल कोई जातिवादी अगर कोई घनघोर है तो आप हैं। जातिवाद के अलावा आपको जीवन में न पहले कुछ आता था न अब आया है। हो सकता है कि कुछ कामयाबी भी पहले मिली हो, लेकिन जनता अब खूब देख रही है। आपका स्वांग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है और जनता इसका उत्तर देगी आपको। जिस तरीके के जातीयता का जहर और समाज में विघटन आप पैदा कर रहे हैं, और आप में साहस नहीं है नैतिक कि जो मलमूत्र त्याग कर रहे हैं उनकी आलोचना कर लें। आपके अंदर साहस नहीं है कि आप कुछ कर सकें और उनकी आलोचना कर सकें। सर, जब से लोकसभा चुनाव में 37 सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, उसके बाद से अचानक से अ, अपराधियों का बोलबाला बढ़ता दिखता है या ऐसे अपराधी सामने आ रहे हैं जिनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से, मोहित खान को ले लें, नसीब को ले लें, एक वो जाहिद बेग है जिसने कि अपनी ही घर में काम करने वाली एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाया, फिर वो अवधेश उकसाया। प्रसाद जो फैजाबाद से हैं, उनका बेटा अजीत प्रसाद किस तरह से किसी की पिटाई करता है। तो ऐसा क्यों है सर कि जितने भी अपराधी सामने आ रहे हैं वो सबके सब एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, अपराध राजनीति में जब आया है, तो अपराध ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी उससे मुक्त हो। हम्म। लगभग कम या ज्यादा का तो अंतर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक राजनैतिक दल, मैं कह सकता हूं, कुछ न कुछ अपराधियों की मौजूदगी उनमें है। लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा है और कुछ में कम है और कुछ में सामान्य है, लेकिन होना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो राजनीति है वो स्वच्छ होनी चाहिए, शुद्धता के साथ होनी चाहिए। लेकिन आपका कहना सही है कि जब एक सफलता मिल जाती है, तो पूरे दल का मनोबल ऊंचा होना स्वाभाविक है। दल का मनोबल ऊंचा हो, अच्छी बात है। जनता ने आपको आपको ये कामयाबी दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपराधिक तत्व जो आपका पर है, संभवतः जो आपसे, आपका सहयोग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आशीर्वाद प्राप्त करना समझते हो या लाभान्वित होते हो या जो भी कारण हो, कोई एक आपस में कोई प्रेम भाव हो, उनका मनोबल ऊंचा हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। सर, चलते-चलते मैं आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि आपने मुलायम सिंह यादव की सरकार का वक़्त भी देखा है, आप योगी आदित्यनाथ के कामकाज करने के तौर-तरीके को भी देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में तो मैंने सुना है कि ये कहा जाता था कि ये दूसरा बिहार बनने जा रहा है, लेकिन योगी महाराज ने आकर उस पर ब्रेक लगा दी। आप कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? 2 चित्र रखिए अपने सामने। एक चित्र में लिखा है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और दूसरा चित्र रखिए मिट्टी में मिला दूंगा, आपको अपने प्रश्न का उत्तर टंकार के साथ बिना किसी संशय के मिल जाएगा, और ये उत्तर आप ही का नहीं होगा, मेरा ही नहीं होगा, ये पूरे जनमानस का होगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा और यही जो मिट्टी में मिला दूँगा, यही जो टंकार है ना, यही परेशान कर रही है उस जमात को, इसीलिए परेशान कर रहा है। जी, जी। कैसे और कह दिया? आप तो संवैधानिक पद पे थे, कैसे कह दिया? नहीं, नहीं, आपके लिए तो आरती का थाल लेके जाऊँगा, त्वमेव माता च पिता कहूँगा, तब होता है। ऐसा राजनेता होना चाहिए। ये कहा था
योगी महाराज ने कहा था कि उनके लिए तो बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट सद्भावना ट्रेन ट्रेन चलेगी। नहीं चलेगी। तो बिल्कुल यही सही, है। बिल्कुल सही। और सर यही डर है जिसके चलते इस तरह से आरोप की राजनीति इस वक़्त की जा रही है, सिर्फ़ जात देखी जा रही है हर मुद्दे में। लेकिन उनको भी समझ में आ गया सर ये योगी महाराज हैं, ये जब बोलते हैं जो वही करते हैं और जो नहीं करते हैं और नहीं बोलते वो ज़रूर करते हैं। सर आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को, मेरे लिए समय निकाला अपने बिज़ी शेड्यूल में से, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की धन्यवाद। जय। बहुत-बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोगों ने चिंतन किया, मनन किया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।